अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुखातिब हूं और खुशबख्ती ये है कि इतने दिनों की छुट्टियों के बाद मेरे साथ एक बहुत अहम शख्सियत, जैसा कि आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं, पाकिस्तान से आई हमारी मेहमान शख्सियत, पाकिस्तान की दबंग एंकर, पाकिस्तान के बहुत से मर्दाना सहाफ़ियों पर भारी ये ख़ातून आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम दोनों इस वक्त नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में हैं और वैसे तो समीना पाशा साहिबा हमारे साथ इस शहर में सुंदस फाउंडेशन के फंड रेजिंग डिनर के लिए तशरीफ़ लाई थी। गो के पाकिस्तान में हमारे दोस्तों ने बहुत सी बातें उड़ा दी। टाइटल बड़ा मैनी खेस था जब इन्होंने आने के वक्त अपनी तस्वीर लिखी पासपोर्ट के साथ कि लो मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, तो उससे काफ़ी उदम मचा और हमारे यार लोगों ने फ़ौरन लिख दिया कि समीना पाशा मुल्क छोड़ गई। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। खैर, अब ये बात पुरानी हुई और फिर उन्होंने अपनी वजाहत भी दे दी कि वो मुल्क छोड़ नहीं रही और ना उनका कोई मुल्क छोड़ने का इरादा है, बल्कि बहुत से दूसरे लोगों को ये मुल्क छुड़वा देंगी जो इनके इरादे लग रहे हैं। समीना पाशा जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप तशरीफ़ लाए। गो के जिस तकरीब के लिए आपको मदऊ किया गया, मैं भी उस तकरीब का हिस्सा हूँ और आप तशरीफ़ लाई। चूँकि आपका ताल्लुक़ सहाफ़त से है, तो सहाफ़त एक ऐसा दरीचा है जिसके बाहर और दूर तक झांकने के लिए मैं समझता हूँ कि एक साहिब नज़र और एक सच्चा सहाफ़ी ही ये अहलियत रखता है, और इस यकीन के साथ कि आप बहुत सच्ची और हक सच पर बात करने वाली सहाफ़ी हैं, सो आप दूर तक का मंज़र दिख लेती हैं। मेरा पहला सवाल ही ये है, बहुत दूर नहीं जाता, सिर्फ इतना बताइए कि अगले 10 साल पाकिस्तान को कहाँ देख रही हैं? ये तो काफ़ी दूर की आपने बात की है। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें तो नॉर्मली बंदा 10 दिन का भी शायद प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल इस क्वेश्चन से आने से पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे इनवाइट भी किया और इतना अच्छा यहाँ पे हमारी मेज़बानी भी की, तो बहुत अच्छा ये यादगार ट्रिप था। और बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि शायद जब ये इंटरव्यू आप रिलीज़ करें तो मैं वापस पहुँच चुकी होंगी इंशाल्लाह अपने मुल्क में। तो बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसको तो बिल्कुल ही प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, और 10 दिन के बाद भी क्या होगा आप कभी कह नहीं सकते हैं। तो 10 साल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन देखिए शाहरुख साहब, बात यह है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और कोशिश इंसान करता रहता है जब तक कि उसकी ज़िंदगी है। तो इंशाल्लाह हम भी उम्मीद रखते हैं कि हालात बेहतर हों और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, और मुझे लगता है कि ये जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि बस ये एक हवाई बातें हैं जो कर ली जाएँ, बल्कि मुझे लगता है कि जितना कुछ पस्ती में जा सकता था ना, वो चला गया। अब उसके बाद मज़ीद नीचे जाने की कोई गुंजाइश ऐसे लगता है कि बाकी नहीं है। तो अब इससे आगे जो भी है वो बस उसने ऊपर ही उठना है। तो मुझे इसलिए लगता है कि ये जो निज़ाम है ना, ये अपने बिल्कुल एक उस लोएस्ट लेवल पर आ चुका है कि जहाँ से अब इसके अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं है कि अब इसने उठना ही उठना है। तो इंशाल्लाह इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा मायूसी भी है, लेकिन इंशाल्लाह कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर है कि रात कितनी भी काली हो, सुबह होती ज़रूर है। इंशाल्लाह जी, ये सुबह ज़रूर होगी। हम भी इसी उम्मीद पर आस लगा के बैठे हुए हैं। सहाफ़त में जैसे जैसे बंदा सीनियर होता चला जाता है, उसका विजडम बढ़ता है, उसमें हक सच पे बात करने की अहलियत बढ़ती है, और मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाता है। आपके मुकाबले में जितने सीनियर सहाफ़ी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें उनमें से मैं कुछ का नाम भी ले लेता हूँ, जैसे कि नजम सेठी साहब हैं, सुहेल वड़ाई साहब हैं, मुजीबर रहमान शामी साहब हैं, नुसरत जावेद साहब हैं। ये सीनियरिटी की उस सत्ता पे बैठे हुए हैं कि जहाँ ये बेखौफ हो के कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम लोग हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मसलहत का शिकार लग रहे हैं। और उनके मुकाबले में आप जैसे यंगस्टर्स जो कि बाद में आए हैं और वो एक बहुत बुलंद मुकाम तक पहुंच गए हैं सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर एक जुर्रत पैदा हो चुकी है। ये फ़र्क क्यों है, और क्या इन सीनियर्स को हक सच पर नहीं खड़ा होना चाहिए? अच्छा, इसमें ना इसकी 2 एंगल्स हैं इसको देखने के। एक तो ज़ाहिर है जेन्युइनली बाज़ औक़ात आपके अपने इंटरेस्ट होते हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है, और आपको बाज़ औक़ात कोई नहीं अच्छा लग रहा होता पॉलिटिशियन, तो आप उसको नहीं देखना चाह रहे होते, कोई दूसरा अच्छा लग रहा होता है, आप उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एक तो अपनी चॉइसेस और अपने पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है जो कि है, और हर किसी का हक़ भी है वो तो रखना। लेकिन एक दूसरा फ़र्क भी है बड़ा मज़ेदार, जो शायद मेरा ख़्याल है कि किसी ने उस तरह से कभी डिस्कस नहीं किया। वो फ़र्क है कि ये लोग अब जिस स्टेज पर आ चुके हैं ना, इन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, और इनसे आप गुफ्तगू करें तो ये बताते हैं कि ये ख़ुद अपनी जवानी में हमारी तरह बड़े इमोशनल हुआ करते थे,
और ये अपनी वो बता रहे होते हैं कि जी भुट्टो का दौर था और ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ था और भुट्टो के लिए हम यूं करते थे और हम ऐसे ही जज्बाती होते थे, हमें लगता था इनकलाब आने वाला है ये वो, लेकिन कोई इनकलाब नहीं आया। तो ये इतने फेज़ ऐसे देख चुके होते हैं ना, तो इनको लगता है कि बस ये बबल्स हैं और कोई इनकलाब आना नहीं है, और ये बस बाद में सारे सियासतदान एक ही तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो ये बस सिस्टम ऐसे ही चल रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुझे इसलिए भी लगता है कि इन लोगों में वो आपको जोश जज्बा, वो कैपेसिटी, वो उस तरह से आवाज़ बुलंद करने का एक जो आपने जो भी आप इसको कह लें कि एक पावर, वो उस तरह की नहीं नज़र आ रही। जो हम जैसे जर्नलिस्ट हैं जो अपनी लाइफ में शायद पहला ऐसा कोई फस्तायत का दौर देख रहे हैं, तो हम अभी बहुत जोश में, और हमें लगता है कि नहीं ये चेंज होना चाहिए और इसको हम करेंगे चेंज और हम आवाज़ उठाएंगे, और हमारा जो एक इस वक्त एक्सपीरियंस है वो एक डिफरेंट। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगता ज़रूर है कि ये लोग जो है ना, वो कुछ तो ज़ाहिर है अपनी मफादात की वजह से खामोश हो जाते हैं, कुछ अपनी चॉइसेस की वजह से खामोश हो जाते हैं, लेकिन कुछ इस वजह से भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि ये सब कुछ हमने देखा हुआ है और उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था और ये भी फेज़ बस ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये कुछ उस लेवल की एक, अब ये उनके ख्याल से एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। हमें लगता है कि नहीं, हम तो पूरी एफर्ट करेंगे भाई, आप लोगों ने इसके ऊपर सरेंडर कर दिया, हम तो नहीं करेंगे, हम तो बात करते रहेंगे। तो ये एक मेरा ख्याल है, इसकी एक वजह ये भी है कहीं। अच्छा, मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि इनकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उससे जो नई नस्ल में जो परसेप्शन बन रहा है वो बड़ा नेगेटिव बन रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है। मैं इसकी, अब चूँकि आप इस हवाले से आपने बड़ी तफसीली बात कर दी, तो मुझे ये बात कहना पड़ रही। मज़र अब्बास साहब बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक वो न्यूट्रल रह के बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक क्लिप देखा होगा उनका, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मुजीबुर रहमान शामी साहब, निज़ामी साहब, और उन्होंने उस दौर में भी ज़िया-उल हक साहब को न सिर्फ ख़त लिखे थे बल्कि फ़ोन किया था कि आप इलेक्शन अभी रोक दें और रायनामा हम बनवाएंगे। रायनामा हम बनवाएंगे, ठीक है। ये जब अपनी जवानी में थे, इनका तब भी परसेप्शन वही था, इनका आज भी परसेप्शन वही है। यानी ये तब भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, ये आज भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे। फिर मैं ये कैसे मान लूँ कि ये प्रैक्टिकली या कुछ ऐसा इमेज बिल्ड करने के लिए या उम्र के लिहाज से शायद उस बात को, उम्र के साथ साथ तो खौफ जाता रहता है। नहीं, ये तो मैंने जैसे पहले ही बात की ना कि कुछ लोगों की तो अपनी चॉइसेस है ना। अब कुछ लोग, मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं सहाफ़ी जो कि सिर्फ इसलिए कि उन्हें इमरान खान बहुत नापसंद है और वो चाहते हैं कि इमरान खान किसी सूरत दोबारा इक़्तिदार में ना आए, तो वो हर उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे जो उसके अगेंस्ट खड़े हैं। तो वो पर्सनल ग्रजेस बन जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको वैसे ही पता है कि चूँकि पावर के साथ अगर हम एसोसिएटेड रहेंगे तो हमारे मफादात सेफ़ रहेंगे, हमारी नौकरियां सेफ़ रहेंगी, बल्कि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो वो कहेंगे कि भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इनकलाब की तरफ जाने की, ये काम आसान है, इसमें हमारा भी फ़ायदा है। तो वो इसलिए, तो कुछ हर एक की अपनी चॉइस है। कोई अपनी चॉइस की वजह से ऐसे करता है, कोई अपने मफाद की वजह से ऐसे करता है, और कोई अपनी जो भी आप कह लें कि उसको अपनी ग्रजेस की वजह से ऐसे कर रहा है, और कोई ऐसा भी होगा जो प्रैक्टिकली ये समझता है कि ऐसा कुछ होना नहीं है तो सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस ये मिक्सचर मिलेगा, ब्लेंड, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की मुख्तलिफ वजह हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ये भी एक वजह है। मैं ये सवाल एंड पे करना चाह रहा था इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन चूँकि आपने इमरान खान साहब का जिक्र छेड़ दिया है, आपका जो सहाफ़ती वजदान है या अभी तक का जितना तजुर्बा है आपका सहाफ़त का, मौजूदा पाकिस्तानी सियासत में आप इमरान खान को कहाँ देख रही हैं? इमरान खान तो सियासत के को हिमालय पे पहुंच चुके हैं, माउंट एवरेस्ट पे पहुंच चुके हैं, उनको हमने और अब कहाँ देखना है। इमरान खान जो है ना, वो एक पॉलिटिशियन से लाइन से निकल गया। अच्छा, इमरान खान की जो लाइफ के बारे में मेरा एक अपना छोटा सा तज्जिया है ना, वो ये कि वो पहले एक सेलिब्रिटी था, फिर वो एक पॉलिटिशियन बना, अब वो एक लीडर बन चुका है, और अब लीडर से भी आगे निकल कर वो एक नज़रिया, एक अलामत, एक ख़याल बन चुका है कि जो अब एक इस बात से मुबर्रा हो चुका है, उससे आगे निकल चुका है कि वो पावर में है, वो नहीं है, वो वज़ीर आज़म है, वो नहीं है। वो अब जो थॉट दे चुका है ना, वो जो एजुकेट कर चुका है पूरी नेशन को, और जिस तरह से वो इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर चुका है, हर उसके डिपार्टमेंट को, ये काम वो इतना ज़्यादा कर चुका है आगे बढ़ के कि अब उसकी ज़िंदगी में वो इसका रिज़ल्ट देखे या ना देखे मैं नहीं कह सकती, लेकिन इसका रिज़ल्ट इन दी एंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी निकलना ज़रूर है, क्योंकि आपने एक पूरी जनरेशन को पूरी ठीक से मुतालिया पाकिस्तान जो है ना वो पढ़ा दी है। तो अब वो आंखें जो हैं वो खुल चुकी हुई हैं। तो इमरान खान सियासी तौर पर आपने बात की कि सियासत तो बहुत उनका एक कद बाकी। आप देख लेना कि उनके हम असर जो सियासतदान हैं तो उनके सामने बोने बन के रह गए, उनकी तो कोई सियासत ही नहीं रह गई है। और वो एक ऐसा शख्स बन चुका है कि जो जेल की काल कोठरी से बैठ के
हर नज़रिया कंट्रोल कर सकता है, हर आपकी मुल्क की अहम फैसले पर असरअंदाज हो रहा है, सारी मुल्क के फैसले उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, हर चीज़ उसके इर्द गिर्द, उसके बयान, उसकी मर्ज़ी, उसकी बात से जुड़ी हुई है। एक उसकी झलक जो है वो ये निज़ाम बर्दाश्त करने की ताब नहीं ला सकता कि उसको हम बाहर पेशी पे ले जाएंगे जी, लोग कहीं बाहर निकल के उसको देख ना लें। तो इस कदर पावरफुल तो कभी कोई रहा ही नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पॉलिटिशियन। तो इससे ज़्यादा आगे वो क्या, अब आप, मेरा नहीं ख्याल है इससे आगे कोई सियासत का क्या उरूज है। वज़ीर आज़म बनना तो शायद एक बड़ा छोटा स्टेप है, वो जिस उरूज पे पहुंच चुके हैं सियासत की, वो तो बहुत आगे की बात है। बाकी ये कि हाँ, हम चूँकि हैसियत शहरी और बाकी जिस तरह के लोग जो स्ट्रगल का हिस्सा रहे हैं, ज़ाहिर है वो उसकी एक प्रैक्टिकल विक्ट्री देखना चाहते हैं, और वो इसी तरह देखना चाहते हैं कि उसको दोबारा मसनद इक़्तिदार पे देखना चाहते हैं, उसको बाहर देखना चाहते हैं, उसको रूल करते देखना चाहते हैं, ताकि वो समझते हैं कि जिसके लिए उनकी पार्टी ने स्ट्रगल की है, लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसका एक प्रैक्टिकल विक्ट्री जो है वो नज़र आ रही हो। लेकिन मेरे ख़्याल से वो अगर वो मिलती है तो अच्छा है कि एक मतलब आपको नज़र आएगा कि हाँ भी कोई अगर किसी ने स्टैंड लिया तो वो उस विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचा भी। लेकिन अगर वो इवन उस फॉर्म में नहीं भी हमें नज़र आता तो मेरे ख्याल से वो इससे बहुत आगे का काम कर चुके हैं। हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं मोहतरम ईसार राना साहब, एक जुमला बहुत अट्रैक्ट करता है उनका बाज़ार को, कि उसका जो जुमले का जो अगला हिस्सा है वो मुझे तो अपील नहीं करता, इसलिए कि वो कहते हैं कि इमरान खान अब इक़्तिदार के लिए नहीं सोचता या नहीं देखता उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो इक़्तिदार से बहुत ऊपर निकल गया है। इमरान खान जेल में बैठा ये सोच रहा है कि मुझे अगले 200 साल कैसे जीना है। अच्छा, यहाँ तक ये जुमला बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम हीरा खो देने के बाद ही सोचेंगे कि यार हीरा बहुत अच्छा था? ये तो कोई बात ना हुई। यानी ये सोचना कि 200 साल वो जिंदा रहेगा तारीख में, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग जीते भी हैं, तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है जो हक सच पर डट गए और आज उन्हीं का नाम है, और जो हक सच पर नहीं थे वो आज तक और ताक़यामत ज़लीली होते रहेंगे। ये बात ठीक है, या फिर तारीख में कहीं गुम हो जाते हैं, या गुम हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, आपने बड़ी तफसील से वजाहत कर दी इस चीज़ की। अमरीकी वफ्द कांग्रेसमैन पाकिस्तान आए हुए हैं। अब इस वक्त में जबकि अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान के मामलात में, मैं समझता हूँ कि एक तरह से ये मुदाखलत ही है कि वो चेक करने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान का अहम तरीन सियासी ख़ानदान जो इस वक्त इक़्तिदार में भी बैठा हुआ है, जैसे ही उनकी पाकिस्तान आमद होती है वो सारे का सारा ख़ानदान बेलारूस के बहाने वो भाग जाता है। नवाज शरीफ चले गए, शहबाज शरीफ चले गए, मरियम सफदर चली गई, उनके साहबजादे चले गए, उनकी साहबजादी चली गई, और सुना है कि 2-2 जेट लेके जा रहे हैं, एयरफोर्स के 2 जेट वो लेके गए हैं। एक में नवाज शरीफ साहब गए हैं, एक में मरियम साहिबा गई हैं। ये शाहाना अंदाज़, और फिर अपने ही जिन लोगों के ज़रिए या इक़्तिदार में आए थे उन्हीं को फेस नहीं कर पा रहे और ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या ख्याल है? देखिए, एक तो जो ये बेलारूस का दौरा है उसके बारे में बड़ी क़यास आई हैं। कुछ लोगों का ख़्याल ये कि जी ये वहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं काम। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये बस यहाँ से सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वहाँ निकले हुए हैं, और कुछ लोगों का ख़्याल है कि शायद ये कोई अपने ज़ाती वहाँ पे कारोबारी मरासिम बढ़ा रहे हैं और इसलिए वहाँ पर गए और सारा कुछ किया। मुझे तो यही लग रहा है कि ये वहाँ पर कुछ अपने ज़ाती कारोबार और ज़ाती मरासिम भी बढ़ा रहे हैं, और मुमकिन है कि आगे चल के कुछ उनके और प्लान्स भी हों उस मुल्क के हवाले से। लेकिन अगर वो आप ये सोचें कि जी वो कोई दो तरफ़ा ताल्लुकात यानी पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में कोई उसमें बहुत तब्दीली आ जाएगी या कोई बड़ा, वो तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही कुछ ऐसा दौरे में हुआ है। बेलारूस की पोजीशन भी नहीं है जी, बिल्कुल, हाँ, वेरी राइट। ना मईशत के तौर पर, और अदरवाइज भी जो उनके वो हुक्मरान है वो तो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस के साथ ही रह रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल है जी। वो डिक्टेटर के तौर पर जाहिर है कि उसको उनको देखा जाता है तो उनकी कोई अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसी उस तरह की नहीं है, तो वो जाहिर है कि ये एक पर्सनल मेरा ख्याल है फैमिली दौरा ही उसको कहा जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि एक ऐसे इस दौरे का जो टाइमिंग है वो उस वक्त है जब आपके मुल्क में खुद जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन आया हुआ है, और अब इसमें देखिए शरीफ फैमिली कितनी आसानी के साथ और कितनी टैक्टफुली सारा बर्डन जो है वो आर्मी चीफ़ के ऊपर डाल देती है। जब भी कोई काम होता है, शहबाज शरीफ साहब अपनी स्पीच में क्या कहते हैं जी, आर्मी चीफ साहब ने ये काम कर दिया, 26 नवंबर आर्मी चीफ साहब की वजह से हमने सेटल कर लिया, फलां चीज़ हुई, आर्मी चीफ साहब ने हमें हेल्प किया और हमने ये कर लिया। और अब भी वो सारा गर्दन से बोझ उतार के आर्मी चीफ साहब के गले में डाल के खुद रवाना हुए हैं, और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो उनको वहाँ पे डेलीगेशन के साथ मुलाकात करनी पड़ी है 2.5-3 घंटे, और वो वहाँ पर बैठ के जो सारी सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करें।
जो कि आप आईनी तौर पे भी देखें और जो दुनिया की मिसाल भी है उसको भी रख के देखें, तो आर्मी चीफ़ का तो ये काम नहीं है, जब आपके मुल्क में अगर एक जमहूरी हुकूमत मौजूद हो, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद है, उनका काम तो नहीं है कि वो डेलीगेशंस के साथ दो तरफ़ा मीटिंग्स करें या वो मुख्तलिफ मामलात के हवाले से उनको अब ये मिनरल्स और माइंस की बात हो रही है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनके साथ वो डीलिंग्स करें। तो कहने का मकसद ये कि ये बड़ा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टैक्टफुली शरीफ फैमिली जो है उनको इसमें एंगेज कर रही है। अच्छा, मुझे स्मिना जी ये लग रहा है कि टैक्टफुली चले वो तो करना ही है, लेकिन इसके पीछे उनकी ना अहलियत भी है, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि ये ख़ानदान पढ़े लिखे लोगों के सामने बैठ के गुफ्तगू कर भी नहीं सकता। आप बहुत अच्छी तरह इस बात को जानती हैं। ये तो उर्दू में इंटरव्यू देना हो तो साथ नौरतन बैठे हुए होते हैं, और चे जाए कि किसी अंग्रेज़ के सामने बैठ के या गोरे के सामने बैठ के ये बात करना। अभी आपने देख ही लिया कि बेलारूस में क्या हुआ, दिस इज़ माई सन एंड दिस इज़ माई डॉटर। ये जुमला हमने पहली बार सुना फॉर्म 47 की CM के मुँह से। हमने तो आज तक यही सुना था कि ही इज़ माई सन, शी इज़ माई डॉटर, लेकिन ये दिस इज़ माई सन, दिस इज़ माई डॉटर। तो जब तालीमी मेयार ये होगा तो फिर उनके सामने बैठना तो यकीनन बहुत मुश्किल हो जाएगा। असल बात फिर वही आ जाती है कि विजन भी आपका हो, चलिए अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो भी, लैंग्वेज बैरियर कोई इशू है भी, तो वो तो फिर भी सॉर्ट आउट हो जाता है। बहुत से ममालिक अपनी ही ज़बान बोलने को तरजीह देते हैं उनके हुक्मरान, तो वो तो कोई बात नहीं। असल बात तो ये कि आपके पास कहने के लिए भी तो कुछ हो, आपका विजन भी तो कुछ हो। तो जब आपका विजन ही कुछ नहीं हो, आपको पता ही नहीं है दुनिया का, तो आपने क्या उस पर जाके किसी के साथ बात करनी। और फिर वहाँ पर जब आप गिल्टी भी हों, क्योंकि देखिए वो अगर आपसे आके इंसानी हुकूक की वायलेशन के ऊपर सवाल करेंगे तो आपके पास क्या जवाब है? क्या आपको नहीं पता है कि वहाँ पे वो सारा उनके पास एक उसका जो है एविडेंस मौजूद है, वो वहाँ पर सारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा ने काम किया, उन्होंने तमाम एविडेंसेस, तमाम चीज़ें उनके सामने रखी हुई हैं। वो कोई बिल्कुल ये नहीं है कि वो बिल्कुल ब्लैंक हैं, वो आ गए हैं वो उठा के, उन्होंने कुछ पता नहीं है। जाहिर है कि उनके सामने चीज़ें थी और वो उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल ये फ़ैसला करेंगे कि हाँ जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए ये बेहतर है या वो बेहतर है। हर मुल्क अपने मफाद को पहले आगे रखता है। अमेरिका भी ये देखेगा कि उनके लिए क्या सूट करता है, वो हमारे अवाम से ज़्यादा अपने अवाम के लिए फ़िक्रमंद होगा कि उनके लिए, हमारे मुल्क के लिए, अमेरिका के लिए क्या चाहिए। और हो सकता है कि अगर उन्हें लगे कि यही गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट को बेहतर सर्व कर रही है, तो वो इतना भूल भी जाएँ कि यहाँ पे कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई थी। और जहाँ उन्हें ये लगे कि भाई जब अगर उन्हें ये लगे कि नहीं जी ये हमारे इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर पा रहे, तो फिर मुमकिन है कि उन्हें याद भी आ जाए कि जी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हुई है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, मौजूदा जमहूरियत में पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करती है? पीपल्स पार्टी ने क्या किरदार अदा करना है? ये सारी जमातें अब बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं। पहले ये गेम्स चल जाती थी कि आप कमरों में बैठ के ड्राइंग रूम्स में कुछ और तय करें और बाहर आकर आप बेशक जैसी मर्जी सियासत करें, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं चलती हैं। अब पब्लिक को सब समझ आ चुकी है कि मुनाफिकत किसे कहते हैं। आप नारे जमहूरियत के अलंबरदार होने के लगाएं और वहाँ पर आप हर उस काम में शरीक हैं, उसका हाथ बढ़ा रहे हैं कि जिसमें आप जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं, जिसके लिए आप सारी ज़िंदगी ये बताते रहे कि जनाब हमने तो कुर्बानियाँ दी, हम तो आज़ादी इज़हार राय के साथ खड़े हैं, हम तो जमहूरियत के साथ खड़े हैं। और आज आप क्या है कि फॉर्म 47 की एक हुकूमत है और आपका गवर्नर खुद मुंह से मान रहा होता है कि जी ये जायज़ हुकूमत नहीं है, और फिर भी हम इसको वोट कर रहे हैं कि भाई हम बड़ा जी कारनामा कर रहे हैं। तो जब ये वाले हालात हो तो क्या आप समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं कि उन्हें पता नहीं चल रहा कि आपकी कितनी बड़ी मुनाफिकत है? उधर आप बैठ के आपके जो सदर साहब हैं वो खुद उस मीटिंग में कह रहे हैं कि जी ठीक है, मंजूरी दे रहे हैं कि आप कैनाल्स बना लें, और बाहर आके आप कह रहे हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे जी कैनाल्स क्यों। तो आप किस दौर में रह रहे हैं कि आप समझते हैं कि अभी भी आप इस तरह की हरकतें करके लोगों को बेवकूफ़ बना 80 और 90 की दहाई से ये लोग बाहर निकलते ही नहीं है। तो इसीलिए इनकी जमातों का ये हाल हुआ पड़ा है ना, वही पुराने तरीकों से ये समझ रहे हैं, आंखों में धूल झोंक के लोगों को वही पुराने घिसे पिटे नारे लगा के और वही चीज़ें बेच के तो हम फिर दोबारा कोई बड़ी मकबूलियत हासिल कर लेंगे। दुनिया कहीं से कहीं निकल गई है और ये नई नौजवान नस्ल जो है ये मोबाइल के साथ जिस तरह से अटैच्ड है, ये बड़ी अवेयर जनरेशन है और उसको सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इमरान खान साहब अपनी तकारीर में, मैं आखिर में ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, इमरान खान साहब अपनी तकारीर में स्कैंडिनेविया का बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे, ख़ासतौर पर नॉर्वे के हवाले से बहुत दफ़ा उन्होंने बात की कि वहाँ का जो सोशल सिस्टम है। अब कुछ दिनों से आप नॉर्वे में मौजूद हैं और आपने बहुत कुछ देख लिया है, आपने नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानियों से भी बहुत सी मुलाकातें की हैं। क्या लग रहा है आपको कि ओवरसीज़ के जज्बात, इनके ख़यालात आप क्या महसूस करके जा रही हैं यहाँ से? देखिए, मुझे तो लगता है कि पहली चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो ये कि ओवरसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड हैं दिली तौर पर। बेशक वो यहाँ रह रहे हैं, कई तो मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो 50-50 साल से यहाँ रह रहे हैं,
लेकिन उनकी रूट्स जो हैं वो आज भी पाकिस्तान के साथ उसी तरह से कनेक्टेड है, और वो आज भी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो उनकी आंखों में नमी आ जाती है और उनके लहजे में मुझे मोहब्बत महसूस होती है कि वो फील करते हैं जो अपनी कंट्री के लिए। दूसरी जो ये बात है कि दूसरी क्या आपने बात पूछी स्कैंडिनेविया के हवाले से कि यहाँ का जो माहौल आपने देखा है, और इमरान खान साहब ने इसकी जो रेफरेंसेस दिए थे कि सोशल सिस्टम जो है वो यहाँ का हमें उसको अडॉप्ट करना है, लेकिन इस बात पर भी बहुत से लोग इमरान खान साहब पर तंज करते थे। जी, बल्कि आपने ये पूछा कि वो यहाँ के लोग क्या महसूस करते हैं, वो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया। तो एक तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, दूसरा ये चीज़ कि कम से कम यहाँ पर दूर भी बैठे हुए हैं ना, तो उनको पाकिस्तान के हालात के बारे में उसी तरह से अवेयरनेस है जैसे हमें वहाँ बैठे हैं। उन्हें इस चीज़ का पता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी ऐसे मुल्क में आई हूँ जहाँ पे मुझे आके बताना पड़ रहा है कि जी पाकिस्तान में इस वक्त ये हो रहा है वो हो रहा है, बल्कि लोग मुझे बता रहे हैं कि देखिए हम ये इस तरह से हो रहा है और इस तरह से हो रहा है। तो मुझे इससे ये लगा कि देखिए कितने वेल कनेक्टेड हैं ये लोग, किन्हें पता है। और फिर तीसरी वही बात है कि यहाँ पर भी वही चीज़ मैंने महसूस की जो मुझे पाकिस्तान में नज़र आती है कि जो मौजूदा रजीम है, मौजूदा हुकूमत है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हिस्सा है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हिस्सा हैं, जिसमें मौजूदा जुडिशरी जो भी ये पूरा इस वक्त एक बंदोबस्ती निज़ाम सा है, उसके लिए यहाँ पर उसी तरह से एक नापसंदीदगी है जो पाकिस्तान में भी है। यहाँ पे भी लोग उसी तरह से इन लोगों की लेजिटिमेसी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, इनके जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं और उससे नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। तो ये एक वो चीज़ है कि जिसकी वजह से मैंने ये महसूस किया कि मुझे कोई एक पाकिस्तानी भी ऐसा नहीं मिला कि जो मुझे लगे कि वो इस रजीम के हमायत में बात कर रहा है या उसका हामी है। तो ये चीज़ें अब तब्दील इतनी जल्दी नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा रियासत को जो है सोचना पड़ेगा सीरियसली कि उन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं कि ये जो परसेप्शन बन गई लोगों की, इसको कैसे इन्होंने बदलना है। और ये कोई गलत परसेप्शन नहीं बनी, जाहिर है कि जो हुआ है, जो लोगों ने देखा है, उसकी वजह से ही उनका एक उसके ऊपर अपना इमेज बिल्ड हुआ है ना। तो ये एक अफसोसनाक मरहला है। वी जस्ट होप कि कभी इसको दोबारा से अपनी पॉलिसी को रिविजिट करके इसको बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। आपने अभी गुफ्तगू में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पर सारा मुद्दा गिरा के ये लोग निकल जाते हैं, और अभी भी वही किया है इन्होंने। ज़िया के दौर के बाद से लेके आज तक ख़ानदान शरीफा का ये वतीरा रहा है कि इन्होंने हमेशा अगेंस्ट लाइन ली है, और आज ये आहिस्ता 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 मैं समझता हूँ नवाज शरीफ इस चालाकी में तो कम से कम कामयाब हुए हैं कि उन्होंने आवाम को और इदारों को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ नहीं इसमें कामयाब हुए, ये इदारों को अपने सोचने की बात थी कि आपको नहीं पता है कि आप अपने अवाम के ख़िलाफ़ अगर खड़े हो जाएंगे तो अवाम आपके लिए क्या ये सोचेंगे कि भाई नवाज शरीफ के लिए आपने ये सब किया। तो बात यह है कि नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई भी और पॉलिटिकल लीडर हो, इदारों का जो काम है उनको वही करना है। उनको ये सोचना ही नहीं है कि हमने किसके साथ खड़े होना है। भाई आप अपना काम करें, जो आपका काम आपके आइन ने आपको दिया हुआ है। बाकी जो चीज़ें हैं, किसको लाना है किसको निकालना है, ये काम तो आवाम का है। लेकिन ये लोग ये इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं क्योंकि फैसिलिटेट ये ख़ानदान हो रहा है। ये हर दौर में इसको इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं और सियासतदान अपना मफाद देखते हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को दबाने के लिए। तो ये तो इसी तरह ट्रायंगल हमेशा बनी है। लेकिन बात ये है कि शरीफ फैमिली के ऊपर बर्डन इसलिए बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि ये बार बार इनके साथ हाथ भी हुआ है, बार बार इनको इस्टेब्लिशमेंट से धक्का भी लगा है, और बार बार ये जाके उन्हीं के घुटनों में बैठ भी जाते हैं। तो भाई आप एक दफ़ा सीख लेते हैं, दूसरी दफ़ा सीख लेते हैं, हर दफ़ा आपने अगर डीले करके ही आना है इक़्तिदार में तो जाहिर है फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर आवाम को धोखा दे रहे हैं। नहीं, आवाम को तो बिल्कुल सही बात है, आवाम को भी ये धोखा दे रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी धोखा दे रही है। और इस्टेब्लिशमेंट का भी यही वतीरा रहा है कि कभी एक पार्टी के साथ हाथ मिला लेना, कभी दूसरी के साथ मिला लेना, और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको दीवार से लगा देना। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए, बहुत कर लिए तमाशे। अब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है आप वो करें, अपने काम से काम रखें, और जो आवाम की चॉइस है उसको आने दें। वो अच्छी है तो आवाम उसको जाने, अगर वो बुरी है तो आवाम उसको निकाले। आपका काम ही नहीं होना चाहिए कि आप आके बैठ जाएं कि जी हम डिसाइड करेंगे कि कौन मुल्क के लिए बेहतर है कौन नहीं। मेरा ख्याल है ये पॉलिसी ने आपको भी कुछ नहीं दिया, आपके इदारे का भी सारा नेगेटिविटी बन गई है, और ऊपर से अपने मुल्क को भी नुकसान पहुँचाया। समीना जी बहुत शुक्रिया। बहुत से और सियासतदानों पर गुफ्तगू करना बाकी है, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है इसलिए इसको अगली नशिस्त पे उठाए रखते हैं, क्योंकि बहुत जल्द आप दोबारा यूरोप आने वाली हैं। अच्छा, ये फैसला हो चुका है, जल्दी इसकी इतला आपको मिल जाएगी। आज वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ बहुत खूबसूरत और बहुत दबंग एंकर मोहतरमा समीना पाशा ने अपने ख़यालात का इजहार किया। ओवरसीज़ वॉइस TV से शाहरुख सोहेल को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।